हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरेस सारथी। आज से हम जो है एपीओ की क्लास स्टार्ट करने वाले। डेली आपको एपीओ का एक लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए अभी से। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। आज हम इस एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, इस एक्ट को पहले पढ़ाने का मेरा मोटिव ये था कि जिस तरीके के अभी जैसे नीट स्कैम देख लो, पटवारी स्कैम देख लो, या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के लीकेज पेपर देख लो, तो अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आप उससे रिलेट करके अगर इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से इस एक्ट में कोऑर्डिनेशन जमा पाएंगे। इसलिए मैंने इसको देखा कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इस एक्ट को स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब ये जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, ये तो पर्टिकुलर है कि स्टेट का एक्ट हो गया। क्या सेंटर का भी कोई एक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2024 को सेंटर ने भी अपना एक एक्ट पास किया, ठीक है, रिगार्डिंग द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, और उस एक्ट का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ठीक है, यानी कि पूरे सेंटर का भी एक लॉ बन गया है। अब वो एप्लीकेबल कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। लेकिन अभी हमारा एपीओ के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है, तो हम पहले फोकस इस पे करेंगे। ठीक है, अब ये जो राजस्थान प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान जुडिशरी, हरी अप, जस्ट बाय अवर टेस्ट सीरीज इन जस्ट ₹99 और लगाइए मॉक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के दिन आ चुके हैं नजदीक। ठीक है, और आपको लगाने की जरूरत है मॉक टेस्ट, तो आप लगाइए फटाफट से मॉक टेस्ट जाके हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करके। साथ ही साथ आपका जो 30% वाला पोर्शन अगर आपको लग रहा है वीक है, तो उसके लिए अलग से हमने एक सेपरेट टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, आप उसे भी जस्ट ₹99 में अवेल कर सकते हैं। चलिए, आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके के कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्ट। देखो, कोई भी एक्ट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप क्या करते हो? उस एग्जाम के बारे में पढ़ते हो कि ये एग्जाम है क्या। ठीक है, क्या इस एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू होगा, क्या इस एग्जाम में सिर्फ प्री होगा। ठीक उसी तरह अगर हम कोई भी बैरिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ की फीचर्स जानते हैं। वो की फीचर्स क्या होते हैं? जैसे उसका इनेक्टमेंट डेट हो गया, एनफोर्समेंट डेट हो गया, क्या सेंट्रल पे एप्लीकेबल हो सकता है, तो ये सारी चीजें। ठीक, आज जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसके बारे में भी हम कुछ चीज जानेंगे। जैसे ये जो है एक्ट नंबर है 27/1992, मतलब ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट 1992 में पास हुआ था, और ये एक्ट है 27वें नंबर का एक्ट, यानी कि इसके पहले 26 अदर एक्ट जो है वो पास हो चुके हैं। दूसरी चीज, असंदिग्ध 8 नवंबर 1992, ये जो है गवर्नर के द्वारा 8 नवंबर को पास कर दिया गया था। अब यहाँ पे गवर्नर क्यों लिखा है? जनरली तो हमने देखा है कि हम जो असेंट लेते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के असेंट लेते हैं, तो फिर गवर्नर साहब कहाँ से आ गए? क्योंकि ये एक स्टेट एक्ट है, और स्टेट एक्ट को पास करने का राइट होता है गवर्नर के पास। कमेंसमेंट डेट, ठीक है, कमेंसमेंट जो डेट है वो है 11 नवंबर 1992। इस कमेंसमेंट डेट का मतलब ये है कि इस तारीख से ये लॉ इस स्टेट में फोर्स में आ गया, और इस तारीख से ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्ट कहाँ का है? पूरे राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो 8 सेक्शंस है, और एक ही शेड्यूल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मूवी के बारे में बताती हूँ। ठीक है, वो मूवी के बारे में सब जानते हैं। वो मूवी का नाम है थ्री इडियट। क्या नाम है? वो मूवी का नाम है थ्री इडियट। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द थ्री इडियट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। जैसे ही बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वायरस बोलता है मैं किसी को भी
पास नहीं करूंगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए, और कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, अब आती है 3 दोस्तों की बारी। राजू, कौन है, फरहान एंड रेंचो। ठीक है, ये जो राजू भाई साहब हैं, ये सोचते हैं, जहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे बताता है कि अपनी फैमिली की स्थिति जो है इसकी स्ट्रांग है और ये चीटिंग करने का सोचता है। आता है एक सीन। ठीक है, अब ये चीटिंग करने का सोचता है, तो सबसे पहले चीटिंग करना एग्जाम में क्या हो गया, एक ऑफेंस हो गया। ठीक है, इन भाई साहब को पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज, फरहान और राजू, फरहान और रेंचो सॉरी, क्या करते हैं, ये राजू भाई साहब की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो फरहान और रेंचो है ये राजू भाई साहब की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करके, यानी कि क्या हुआ, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर हुआ, गलती हुई इनसे, तो ये एक्ट का प्रियम्बल क्या बोलता है, जरा सुनिए। An act to prevent the leakage of question paper and use of unfair means at public examination, यानी कि इस एक्ट का मेन मोटो ये है, क्या करना, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर को प्रिवेंट करना और अनफेयर मीन्स ना हो सके उस एग्जाम में। ठीक है, आप किसी तरीके की क्या करो, टैक्टिक्स नहीं लगाओ, उससे बचाना। इन भाई साहब ने दोनों चीजें करी। क्या करा, सबसे पहले इन दोनों ने क्या करा, क्वेश्चन पेपर्स राजू को प्रोवाइड करे। अब कैसे प्रोवाइड करा, तो इसका सेक्शन 4 क्या बोलता है, अनऑथराइज्ड पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इनसे मिली हुई थी प्रिया मैडम। अब प्रिया मैडम कौन आ गई, प्रिया मैडम वायरस की बेटी और रेंचो की गर्लफ्रेंड। अब ये जो मैडम है ये क्या करती है, इनको कीज प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड पोजीशन हो गया, कैसे, इनके पास कोई राइट नहीं था, आप ऑफिस की चाबी खोलोगे, ऑफिस का रूम खोलोगे, ठीक है, और आपने क्या करा, अनऑथराइजली उस पोजीशन में एंटर हो गए। ठीक है, की मिल गई, इन लोगों ने फोटोकॉपी का यूज करके प्रिंट निकाल के क्वेश्चन पेपर इनको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो कि सेक्शन 4 बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 में पहली चीज ये दोनों फॉल हो गए। अब क्या होता है कि जब रेंचो और फरहान क्वेश्चन पेपर लेके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने से इनको कौन मिल जाता है, वॉचमैन। कौन मिल जाता है, वॉचमैन। ठीक है, ये भाई साहब है वॉचमैन। ठीक है, जैसे ये वॉचमैन इधर की तरफ आता है, फरहान और रेंचो देख लेते हैं कि अरे यार वायरस को पता चल जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इसको हर्ट कॉज कर देते हैं, या प्लानिंग करते हैं कि इसको हर्ट कॉज कर दे अगर ये सामने से आ गया तो ये जो दोनों फिर कहाँ फॉल हो गए, सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, जरा सुनिए। पेनल्टी फॉर ऑफेंस प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन 7 की, कि ये इसमें आ गए, लेकिन ये सेक्शन 6 में भी फॉल हो गए, 6A में। अब 6A में कैसे फॉल हुए मैं बताती हूँ आपको। इन भाई साहब ने क्या करा, चोरी करी, तो सेक्शन 6 से क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, किसकी, क्वेश्चन पेपर की। तो ये दोनों सेक्शन 7 में भी फॉलो गए। अब रही प्रिया मैडम, प्रिया मैडम कहाँ जाएंगी, तो प्रिया मैडम जाएंगी सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया ना, तो आप सेक्शन 6 में उसके लिए क्या हो, पनिशेबल हो। तो ये पूरी मूवी का सीन बताने का मेरा मकसद ये था ताकि आपको सेक्शन की जो क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कि सेक्शन क्या कहना चाहता है वो चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तो ये पूरा जो स्कैम वो आपको समझ में आ गया कि प्रिया ने कैसे अनऑथोराइज एक्सेस लिया, इन लोगों ने कैसे फोटोकॉपी का यूज किया और फोटोकॉपी मशीन का यूज किया, जो कि सेक्शन 2 की क्लॉज सी में बताया डेफिनेशन में कि अगर आप कोई गैजेट का यूज करते हो तो भी इसके अंदर ऑफेंस में पनिशेबल पाए जाओगे। और राजू ने तो चीटिंग की ही थी, तो हालांकि बाद में उसे समझ में आ जाता है कि सक्सेस जो है भागने से नहीं मिलती है, सक्सेस कैसे मिलती है, मेहनत करने से मिलती है। सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क। चलिए अब एक्ट स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक्ट और बेटर तरीके से समझ में आएगा।
कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, आप कोई सा भी बैरिक ले लो, कोई से भी एक्ट ले लो, उसमें आपको 3 चीजें कॉमन मिलती है। एक तो लॉन्ग टाइटल, एक शॉर्ट टाइटल, और क्या मिलता है, एक लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, और क्या मिलता है, डेफिनेशन क्लॉज। ये 3 चीजें आपको मिलती है। नाम अलग होता है, एक्ट अलग होता है, डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो किसी भी बैरिक की स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब आप तक अपने अपने शॉर्ट टाइटल के बारे में सुना होगा, पर लॉन्ग टाइटल क्या होता है? आपका जो लॉन्ग टाइटल है ना, वो आपका लॉन्ग टाइटल ये है, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, एक्ट नंबर 27 ऑफ 1992। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के प्रियम्बल की, या हम यूं कह सकते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की। देखो, एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। पहला काम क्या है इस एक्ट का? लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर को क्या करना? प्रिवेंट करना, रोकना, टू स्टॉप यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन। आप अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हो पब्लिक एग्जामिनेशन में। अनफेयर मीन्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक दिन पहले अगर आप किसी को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी अनफेयर मीन्स हो गया। और क्या हो सकता है कि सपोज मैं एग्जाम में एग्जामिनर हूँ और मैं आपकी क्या कर रही हूँ, एग्जाम ले रही हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, किसी थर्ड पर्सन से पहले ही पैसे ले रखे हैं कि आपको मुझे चीटिंग करवानी है और आप लोगों को मुझे पास करवानी है। वो आपने तो सुना होगा ना कि 10वीं 12वीं पास, गारंटी के साथ पास, वही होता है अनफेयर मीन्स। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनसे भी क्या करना है, हमको डील करना है। ठीक है, be enacted in the Rajasthan state legislature 43rd year of Republic of India। कब पास हुआ? राजस्थान स्टेट में आजादी के 43 साल बाद क्या एक्ट जो है वो पास हुआ। अब बात कर लेते हैं एक्ट में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? कई बार आपके प्री का क्वेश्चन बनता है कि इस एक्ट को क्या बोला जाता है, तो आप हमेशा ऊपर से देख के पास कर, ऊपर से देख के क्या कर देते, ऑब्जेक्टिव टिक कर देते, लेकिन असल में आपका ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर है ना, वो यहाँ से बैठता है। The act may be called the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992। ठीक है, अब it shall extend to the whole of state of Rajasthan। कहाँ एप्लीकेबल होगा? पूरे राजस्थान के स्टेट पे। इट शैल कम इनटू द वंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज क्या, देखो, डेफिनेशन क्लॉज के स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्ट हो, ठीक है, उसमें डेफिनेशंस तो रहती है, लेकिन किसी एक्ट में कम डेफिनेशंस रहती है, उसमें ज्यादा डेफिनेशन का यूज हो रहा है, तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि अगर आपको कोई डेफिनेशन लग रही तो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट से ले लो या पर्टिकुलर एक्ट से ले लो। सेम वही बात राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी बोलता है कि अगर कोई डेफिनेशन की जरूरत है तो आप कहां से रेफर करोगे? इंडियन पैनल कोड 1860 से आप डेफिनेशन ले लोगे। ऐसा कहाँ लिखा गया है? इसकी अगर फोर्थ डेफिनेशन देख लो, 2 क्लॉज डी में, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन आर इट नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पैनल कोड। क्या बोला है? इंडियन पैनल कोड हैव मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैट। तो कहां से चले जाओगे आप? इंडियन पैनल कोड से आप ले लोगे डेफिनेशंस। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या? ठीक है, इस एग्जामिनेशन सेंटर में आपसे 2 चीजें बोली है, मीन्स और इंक्लूड्स। अब ये मीन्स और इंक्लूड्स क्या? मीन्स का मतलब होता है तो मतलब, पर क्या क्या इंक्लूड है? ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या इंक्लूड है? सपोज ये एक एग्जामिनेशन हॉल है और मैं आपके यहाँ पे एग्जाम ले रही हूँ और चीटिंग यहीं पे हुई है, तो ये तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? मीन्स एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन हॉल है ये फिक्स किया गया है आपके एग्जामिनेशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ये एग्जामिनेशन हॉल तक ही सीमित नहीं, आपकी ये पूरी बिल्डिंग भी है वो क्या आ जाएगी, इस एग्जामिनेशन सेंटर में आ जाएगी। यही बात आपका इंक्लूड बोलना चाह रहा है। इंक्लूड क्या बोलना चाह रहा है? द सेंटर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। ठीक है, जो सेंटर है, जो प्रीमाइसेस और जो अटैच्ड है पूरा एरिया, वो भी इसके अंदर आएगा। दूसरी बात करते हैं हम पब्लिक एग्जामिनेशन की। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या बोलता है?
मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। पब्लिक एग्जामिनेशन वो होगी जो आपके स्केड्यूल में प्रोवाइड है। स्केड्यूल में कहाँ प्रोवाइड है? जो इस एक्ट के पीछे, जो बैरक के पीछे जो आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करा है वहां पे। नेक्स्ट आता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या? ठीक है, यहाँ पे अनफेयर मीन्स में तीन चीजें बोली। इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन। देखिए, अगर हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जब आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चंस के पब्लिक एग्जामिनेशन में, मीन्स द अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, और उस बीच में आप किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन से हेल्प ले रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की हेल्प। कैसे? सपोज आपने क्या करा, प्यून से सेटिंग करके रखी। कैसी सेटिंग? कि जब तुम पानी पिलाने आओगे ना, तो मुझे क्या कर देना, ये चिट दे देना, ठीक है। या फिर आपकी टीचर ने सेटिंग करके रखी हो कि तुम पानी पिलाने लेके आओ, तो ये हार्ड कॉपी चुपचाप से लेके आना, बच्चों को चीटिंग करानी। तो ये क्या हो गया आपका, द अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटन, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड, या आप किसी भी तरीके के मटेरियल से उनकी हेल्प करा रहे हो, चाहे वो मटेरियल रिकॉर्डेड हो, चाहे वो मटेरियल प्रिंटेड हो, ठीक है। इन एनी फॉर्म व्हाटसएवर यूज ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड, या फिर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हो, वायरलेस चीजों का यूज कर रहे हो, टेलीफोन का यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें किस में आएगी, आपके अनफेयर मीन्स में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका ये डी क्लॉज की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर पहले ही कर दी थी। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के, अब हम बात करते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस पे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है। आपको जितने भी आप अनफेयर मीन्स यूज कर लो, चाहे आप प्यून को बुला के पानी मंगवा के चीटिंग कर लो, ठीक है, चाहे आप वायरलेस चीजों को यूज कर लो, तो ये सारे अनफेयर मीन्स क्या है, प्रोहिबिटेड है इस एक्ट में, ठीक है। नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन में आप किसी भी तरीके के अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करोगे, ठीक है। फोर्थ आता है अनऑथोराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। सेक्शन 4 आपको क्या बोलता है? अनऑथोराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। अनऑथोराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या? देखो, जब मैं आपको 3 इडियट मूवी बता रही थी, तो मैंने तब भी आपको बोला कि डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर लीक तो हुए थे और सबसे पहले मिल भी गए थे। किसने दिलवाए थे? प्रिया ने। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। अनऑथोराइज्ड पोजीशन मतलब एक होता है अथोराइज और एक होता है अनऑथोराइज, ठीक है। अनऑथोराइज, पहले हम पर्सन की बात कर लेते हैं। अथोराइज पर्सन वो जिसको बोला है कि आप एग्जाम हॉल में ड्यूटी लोगे। अनऑथोराइज कौन? जिसको बोला नहीं आप एग्जाम हॉल में ड्यूटी लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो बच्चों को चीटिंग करा रहा है और गलत तरीके से उस पोजीशन में एंटर हो गया, वो हो गया अनऑथोराइज पोजीशन। अब इस एक्ट की बात कर लेते हैं, सेक्शन की बात कर लेते हैं, सॉरी। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली अथोराइज, ठीक है। क्या बोला है कि नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली अथोराइज, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो पर्सन लॉफुली अथोराइज नहीं है उसकी बात, उसको तो राइट है। किसको राइट है? जो पर्सन लॉफुली अथोराइज है, जिसकी ये ड्यूटी है, वो तो अथोराइज है। लेकिन कौन अथोराइज नहीं है? जो लॉफुली अथोराइज नहीं है, जिसको परमिट नहीं दिया गया है टू डू, क्या करने के लिए, बिफोर द टाइम फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। उसके पास ये हक नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे, पर वो कर रहा होगा, ठीक है। प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, या तो वो ऐसा करता है या ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है या पोजेस कर रहा है क्वेश्चन पेपर, या क्वेश्चन पेपर का कोई पार्ट या क्वेश्चन पेपर की कॉपी, अगर वो ऐसा करता है, ठीक है। दूसरी चीज, या किसी को ऑफर करता है, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग उसको कोई नॉलेज है और वो बच्चों को दे रहा है ताकि उसके क्वेश्चन पेपर बिक जाए, तो वो भी इस सेकंड प्रोविजन में इंक्लूड है। क्या है? इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन which he knows or has a reason to believe, या उसके पास रीजन टू बिलीव है। अब रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी अगर आपने आईपीसी ढंग से पढ़ा होगा तो। related to or derive from have bearing upon the such question paper, ठीक है, या उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड भी आपको कोई नॉलेज है ना, तो भी क्या इसके अंदर फॉल होगी। आप बात कर लेते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 आपका क्या बोलता है? सेक्शन 5 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय द पर्सन एंट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। सेम चीज सेक्शन 5 भी बोलता है कि जो पर्सन लॉफुली अथोराइजेस इसकी ड्यूटी उसको छोड़ के, क्या बोलता है? अब बात कर लेते हैं सेक्शन 5।
No person who is interested with any work pertaining to the public examination shall, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास ये राइट नहीं है वो अगर ऐसा काम करता है, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर इज परमिटेड, वो बात हटा दो, इनडायरेक्टली मतलब ये वाला पोर्शन एक सेकंड के लिए आप रिमूव कर दो। कौन सा वाला क्वेश्चन? ठीक है, ये वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। नो पर्सन, ये भी हटा दो, पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क पर्टेनिंग टू द पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवर्ट, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है, ठीक है, या किसी के द्वारा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और मेक नोन टू एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इसको क्या करता है, प्रोवाइड तो करवाता है और दूसरे पर्सन को पता भी करवाता है कि आप देख लो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और किसी को न्यूज देनी है तो दे देना। ठीक है, और पार्ट thereof which has come to his knowledge by the virtue of being entrusted to him, या कोई ऐसा पार्ट जो उसके नॉलेज में है और उससे क्वेश्चन पेपर बिक जाए, तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, इसके अंदर ऑफेंस है। सीधी सी बात, सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो पर्सन लॉ के द्वारा इंटरेस्टेड है उसको छोड़ के अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी को क्वेश्चन पेपर देता है या किसी के द्वारा दिलवाता है या कोई चीज उसके नॉलेज में या वो किसी को बताना चाहता है, तो भी क्या होगा, वो इसके अंदर पनिशेबल होगा। सेक्शन 6 जो है वो आपकी बात करता है पेनल्टी की। कैसी पेनल्टी की? सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ठीक है, तीनों से रिलेटेड अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसकी पनिशमेंट आपको कहाँ मिलेगी, उसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको सेक्शन 6 में। ठीक है, हालांकि इसमें जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बता देती हूँ। ये जो है आपका सेक्शन 6 का सेकंड प्रोवाइजो, ठीक है, ये है आपके सेक्शन 6 का सेकंड प्रोवाइजो। हाँ, यही है आपका सेक्शन 6 का सेकंड प्रोवाइजो। तो फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है? फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर आप सेक्शन 3 से रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए आपको जो है सजा 3 साल तक की हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, जुर्माना भी है। जुर्माना कितना है? 2,000 रुपए। या तो दोनों हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है, यानी कि पनिशमेंट भी मिलेगी और फाइन दोनों भी मिल सकती है, या तो सिर्फ पनिशमेंट मिल सकती है या फाइन मिल सकती है। पनिशमेंट मिलेगी तो कितने की? विच में एक्सटेंड टू द 3 years। ठीक है, और फाइन कितना? which may extend to the 2,000 rupees। अब इसके सेकंड प्रोवाइजो की बात करते हैं। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आप सेक्शन 4 और सेक्शन 5 से रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हो तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद द नॉट लेस देन 5 years। ठीक है, कितने साल की सजा आपको मिलेगी? 5 years, नॉट लेस देन, सॉरी, नॉट लेस देन 5 years। ठीक है, एंड विच में एक्सटेंड टू द 7 year, और कहां तक जा सकती है? 7 साल तक बढ़ा भी सकते हैं। मतलब क्या बोला गया है आपको कि 5 साल से कम नहीं होगी, पर हम 7 साल तक बढ़ा भी सकते हैं। ये इसके सेकंड प्रोवाइजो मिलता है। साथ ही साथ इसमें विद फाइन है। ठीक है, विद फाइन कितना बोला है? 10,000 रुपए। यानी कि सेक्शन 3 से रिलेटेड अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो उसमें आपको या तो फाइन हो सकता है या सजा हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड प्रोवाइजो वो आपको क्लियर बोल देता है कि फाइन भी साथ में इंक्लूड है, यानी कि आपको सजा, मिनिमम पनिशमेंट कितनी देखिए, 5 साल, 5 साल, और वो एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है? 7 साल तक हो सकती है। और जुर्माना कितना बोला है? 10,000। लेकिन ये किसके लिए बोला है? अगर आप सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 से रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 6A। ठीक है, 6A क्या बोलता है? 6A जो है वो आपकी 2022 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर की चोरी कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, यानी कि 378, 383, 390, अगर इनमें से आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो तो आप क्या पाए जाओगे? दोषी पाए जाओगे। किस तरीके के दोषी पाए जाओगे? इस एक्ट के अंदर आपने क्या कर दिया? उसका ऑफेंस कर दिया। सेक्शन 6A क्या बोलता है? हुएवर कमिट्स थेफ्ट,
कोई भी क्या करता है, थेफ्ट कमिट कर रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है या रॉबरी, किस चीज की, क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन राजस्थान में हो रही है, चाहे आपकी जुडिशरी की एग्जाम हो रही है, चाहे आपकी एपीओ की एग्जाम हो रही है, चाहे आपकी टीचर की एग्जाम हो रही है, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन की क्या करता है, रॉबरी करता है, एक्सटॉर्शन करता है या क्या करता है, चीटिंग करता है। एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के पहले, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बिहार में अभी नीट का स्कैम सब दूर चल रहा है, ठीक है। बिहार में क्या होता है, नीट के एग्जाम के एक दिन पहले नीट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उसकी प्राइस रख दी जाती है कि क्वेश्चन पेपर ले लो 30 लाख में, 32 लाख में। जैसे एक सब्जी कैसे बेचते हैं ना, ठीक उसी तरह सब्जी का प्राइस कम होता है लेकिन इसका प्राइस हाई होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेल आउट हो रहे थे। तो यहाँ पे यही चीज बोली कि बिफोर द एग्जाम पेपर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर की चोरी कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, तो ये चीज जो है वो इसके अंदर फॉलो होगी, ठीक है। अनफेयर मींस में अगर मैं आपको बताऊं तो आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो एनटीए का। एनटीए ने क्या करा, कुछ बच्चों को क्या कर दिया, अप्रोक्स ऐसे 60 बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं, ठीक है, या 1500 बच्चे हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डाटा, पर उनको क्या कर दिया, उन्होंने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, बाकी के बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं करे। तो ये क्या करा, उन्होंने एक अनफेयर टैक्टिक अपनाई। तो ये होता है अनफेयर मींस का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर अभी पढ़ना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। चलिए बैक टू द सेक्शन। Examination of such question paper shall not anything to the contrary contained in the IPC, punishable with the imprisonment for a term not less than 5 years. सेम पनिशमेंट बोली गई है जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के लिए थी। कितनी सजा मिलेगी, मिनिमम 5 साल जो 7 साल तक बढ़ भी सकती है। विच फाइन शैल नॉट बी लेस देन 15,000, फाइन कितने से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कहां तक जा सकता है वो देखो, 1 लाख तक बढ़ सकता है। तो ये क्या बोलता है सेक्शन 6 से। अब देखो सेक्शन 6 में क्या क्या बात है। सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर आप एग्जामिनेशन, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके पहले आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग थेफ्ट कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके लिए आपको सजा कितनी मिलेगी, मिनिमम पनिशमेंट है आपके लिए 5 ईयर, मैक्सिमम जो कहां तक एक्सटेंड हो सकता है 7 साल तक, ठीक है, विथ फाइन। यहाँ पे क्या बोला है, शेल विथ फाइन, फाइन कितना हो सकता है, मिनिमम फाइन है 15,000 विच में एक्सटेंड टू द कहां तक, 1 लाख तक, ठीक है। आई होप 6 से आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2022 के अमेंडमेंट्स है। खैर जब हम अमेंडमेंट वाला लेक्चर लेंगे तो मैं आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर कर दूंगी। सेक्शन 7 बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी जब स्टार्टिंग में, जब मैं मूवी वाला सीन डील करी थी, मैंने क्या बोला था कि आप क्या कर रहे हो, इस तैयारी के साथ भी अगर सामने कोई आया तो उसको हम क्या कर देंगे, हर्ट, ठीक है, सामने कोई आया तो उसको हम क्या कर देंगे, हर्ट कर देंगे। तो पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। अब क्या बोलता है, हुएवर कमिट एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, हुएवर मतलब कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, पनिशेबल अंडर सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 के अंडर पनिशेबल है, सेक्शन 6 के अंडर पनिशेबल है, ठीक है। हैविंग मेड प्रिपरेशन, या उसने तैयारी कर ली है, ठीक है। कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की डेथ कॉज करने की तैयारी कर ली, क्या कर ली, किसी पर्सन की डेथ कॉज करने की तैयारी, और कॉजिंग हर्ट, या किसी को क्या करना, हर्ट करना, उसकी तैयारी कर ली, टू एनी पर्सन और असॉल्टिंग एनी पर्सन, या फिर किसी पर्सन को क्या करना, असॉल्ट करना। अगर आप देखोगे तो आईपीसी में आपको असॉल्ट भी मिल जाएगा, हर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट भी मिल जाएगा। और फिर रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी के रास्ते की बाधा बन रहे हो, ठीक है, या एनी पर्सन, या किसी पर्सन को रॉन्गफुली रोक के रखा है, ठीक है। फॉर रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट शैल बी पनिश विद, या उसके लिए आपको सजा कितनी मिलेगी ये बोल रहा है। आप क्या करते हो, किसी की डेथ कॉज करने की तैयारी से आए हो, रॉन्गफुल रीस्ट्रेन करने की तैयारी से आए हो, असॉल्ट कर रहे हो, हर्ट करने की, ठीक है, तो इसके लिए आपको सजा कितनी है, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। आप इन चीजों की तैयारी के साथ आए हो तो आपको सजा कितनी मिलेगी, आपको सजा मिलेगी which may extend to the 3 years, मतलब आपकी जो सजा होगी वो 3 साल तक हो सकती है, ठीक है।
shall be liable to fine, यहाँ पे क्या बोला है, shall also be liable to fine which may extend to the 5,000 rupees, और फाइन कितना एक्सटेंड हो सकता है, 5,000 rupees। ठीक है, अब सेक्शन 8 की बात कर लेते हैं, पावर टू अमेंड द शेड्यूल। आपके जो इस बैरक के पीछे जो एक शेड्यूल देके रखा है, वो शेड्यूल क्या देके रखा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। जैसे अगर आपका डेफिनेशन क्लास देखे तो उसमें 2 क्लास बी में बोला है पब्लिक एग्जामिनेशन, तो वहां पे क्लियर मेंशन कर दिया कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगी, जो आपके शेड्यूल में प्रोवाइड करिए। अब शेड्यूल में सपोज कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बताया, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ और डेफिनेशन, कुछ और जो है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ और गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल दी जो कि इस एक्ट के अंदर ऐड नहीं है। तो क्या ये एक्ट का स्केड्यूल अमेंड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक्ट का स्केड्यूल जो है वो अमेंड हो सकता है, लेकिन वो अमेंड कैसे हो सकता है, ये बात करता है आपकी सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बात करता है, देखिए, पावर टू अमेंड स्केड्यूल। ठीक है, power to amend schedule. अब the state government may by notification of official gazette include in the schedule, ठीक है, any other public examination in respect of which considered necessary apply the provision of this act upon the publication shall be deemed to have been amended accordingly। मतलब यहाँ पे ये पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी पब्लिक एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड करने चाहिए तो फिर बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट वो इसके अंदर ऐड कर सकती है। ये बात करता है आपका सेक्शन 8। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके शेड्यूल की, शेड्यूल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है शेड्यूल। अब ये शेड्यूल में क्या क्या देके रखा है कि कौन कौन सी पब्लिक एग्जामिनेशन है इसके अंदर। चलिए, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखो, यहां से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, 70% 80% चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए ये स्केड्यूल इतना बड़ा नहीं है, हमें इस स्केड्यूल को भी पढ़ना। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान अंडर द राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करी गई किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, तो वो इसके अंदर फॉलो होगी। ठीक है, any examination conducted by the university established by law in India। ठीक है, अगर कोई एग्जामिनेशन ऐसी यूनिवर्सिटी कर रही है जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश है, या हम यूं कह सकते हैं कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एग्जाम करा रही है, या लॉ के द्वारा जो भी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है वो भी इसके अंदर फॉलो होगी। Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission, Union Public Service Commission, अगर यूपीएससी को एग्जाम करवाते हैं या स्टेट पीएससी को एग्जाम करवाते हैं, वो भी इसके अंदर फॉलो होगा। Any examination conducted by the autonomous college in the state। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई प्राइवेट कॉलेजेस की, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं वो भी इसके अंदर फॉलो होंगी। ठीक है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर। ठीक है, अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को एग्जाम करा रहा है वो भी इसके अंदर फॉलो होगा। एनी एग्जामिनेशन, नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ, एनी एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट करी गई है आपकी, any examination conducted by the railway recruitment board, any examination conducted by the Rajasthan High Court। अगर राजस्थान हाई कोर्ट आपकी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, that will also fall under this act। any examination conducted by the Rajasthan Subordinate Ministerial Service Selection Board। ठीक है, राजस्थान सर्विस सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर वो कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है वो भी इसी के अंदर फॉलो होगा। एनी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है, कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, अगर डीजीटी को एग्जामिनेशन कराता है वो भी इसके अंदर फॉलो होगा। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, जो भी इसकी मिनिस्ट्री स्किल एंड डेवलपमेंट की वो भी इसके अंदर फॉलो होगा। तो ये स्केड्यूल में इतनी चीजें जो आपको देके रखे हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो ये था पूरा आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। इसके अमेंडमेंट में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके अमेंडमेंट से भी डील कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टेस्ट सीरीज की। ठीक है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 1 मई से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आपको अगर फुल लाइन टेस्ट लगाने हैं और आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं,
जस्ट बाय अवर टेस्ट सीरीज, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 99 रुपीज में। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम फेस करना है, जो कि आपकी 30 मार्क्स की है आपके राजस्थान जुडिशरी में और आपके एपीओ में, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को भी अवेल कर सकते हैं जस्ट ₹99 में। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे जूरी साथी के कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।